नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत बादरा आसपास खबरों से ही करेंगे और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। लेकिन आज विशेष तौर से हम बात करने वाले हैं दोस्तों, बादरा में राजनीतिक विषय पर भी बात करेंगे हम, और हर आसपास के उस विषय पर जिस विषय पर आपको जानना ज़रूरी है उसकी बात भी हम करेंगे। और खबरों का पिटारा तो आपके सामने लेके ही आते हैं, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज तक की जानकारी आपको इस 7 बजे के बुलेटिन में सदैव देते हैं। आज शुरुआत करते हैं दोस्तों एक बादरा आसपास का एक ऐसा विषय जिस विषय को लेकर लंबी चर्चा हुई आसपास क्षेत्रों में, और एक ऐसे पुलिस अधिकारी को फांसी लगाकर आत्महत्या करनी पड़ी थी, जिस अधिकारी का नाम एक शानदार अधिकारी के रूप में उस क्षेत्र में लिया जाता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजगढ़ के उस समय के तत्कालीन सीआई थानाधिकारी विष्णु दत्त का, जो कि एक होनेस्ट अधिकारी भी थे, लेकिन आत्महत्या क्यों करनी पड़ी और उस प्रकरण में अब क्या चल रहा है, क्यों हम आपको इस विषय में अब बताना चाह रहे हैं और क्या बड़ा इसको लेकर कोर्ट के आदेश से हुआ है। दोस्तों, इसकी विस्तार से हम बात बताएं तो 23 मई 2020 का वो दिन आपको याद होगा जब अपने ही क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी सीआई विष्णु दत्त ने। और उस प्रकरण की जब चर्चा पूरे राजस्थान में चली तो तरह तरह की अफवाहें भी सामने आई, लेकिन 2 सुसाइड नोट भी उस समय भी चर्चा में थे। जो एक सुसाइड नोट था वो लिखा गया था तत्कालीन एसपी तेजस्वनी गौतम को, और एक सुसाइड नोट लिखा गया था अपने परिवार को। पहले मैं घटना की आपको बता दूं बात कि आखिर क्या था मामला, किस प्रकार की घटना हुई थी, और उस समय जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला था, सबसे ज़्यादा आरोप विधायक कृष्णा पूनिया पर उस समय लग रहे थे। और अब वर्तमान में भी कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेते हुए 4 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया है कृष्णा पूनिया को, और उनको नोटिस दिया है, बेशक वो जमानती नोटिस है। तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि इस मामले की तो जांच सीबीआई ने की थी। फिर ऐसा क्या हुआ, सीबीआई ने दरअसल इस मामले में जांच करते हुए एफआईआर लगा दी थी, और उस एफआईआर को आधार बनाते हुए जो कृष्णा पूनिया का अब जो नया स्टेटमेंट आया है वो ये आया है कि सीबीआई की एफआईआर को खारिज किया गया है। मैं हाई कोर्ट में इसको लेकर अपील करूंगी, मैं निर्दोष हूँ। दोस्तों, ऐसा अचानक क्या हो गया कि इसमें हाईकोर्ट को प्रसंज्ञान लेना पड़ा। दरअसल सीबीआई ने जब इस मामले में एफआईआर लगाई तो सीआई के विष्णु दत्त के भाई ने, जो कि संदीप बिश्नोई, उन्होंने एक विरोध याचिका जिसको प्रोटेस्ट पिटीशन कहते हैं वो हाईकोर्ट में लगाई, जो सीबीआई की कोर्ट है उसमें लगाई गई, और उस मामले को सुनने योग्य भी समझा गया और मामले को सुना गया। उसके बाद में नोटिस दिया गया है विधायक कृष्णा पूनिया को कि आप 4 मार्च को कोर्ट में पेश होकर इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो सुसाइड नोट था उस सुसाइड नोट में साफ साफ दबाव बनाने की बातें लिखी गई थी। वो ओपन नहीं किया पुलिस ने, क्योंकि जांच भी पुलिस अधिकारियों को ही करनी थी और अपने महकमे का संभवतः बदनामी का भी डर था। ऊपर से आला अधिकारियों को भी इस प्रकार के उनके भी निर्देश आए होंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस मामले को जैसे तैसे करके दबा दिया गया। लेकिन अब जो सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय दंड संविधान की धारा 306 का प्रसंज्ञान लेते हुए जमानती वारंट जारी किया गया कृष्णा पूनिया के विरुद्ध। तो क्या होगा अब इसमें, इस मामले में दोस्तों, ये एक भविष्य का पर्सन है। सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन इसको हम मान सकते हैं, लेकिन जो 2 सुसाइड नोट थे उसके अलावा भी कई ऐसे साक्ष्य भी सामने आए जिसमें जो विष्णु दत्त सीआई थे उनकी पत्नी के साथ उनकी जो व्हाट्सएप में
चैट हुई थी, उस चैट को भी आधार माना जा सकता है। उसमें साफ साफ उन्होंने जो है उस घटना का भी जिक्र किया और किस प्रकार किस लेवल तक का दबाव उन पर था, विधायक कृष्णा पूनिया का या किस राजनीतिज्ञ का, वो सारी चीज़ें उस चैट में थी। और चैट दो और भी थी, सुषमा पूनिया के साथ भी एक चैट थी इस प्रकार के, उसमें भी बातें सामने आई। एक चैट गोवर्धन के साथ भी इस प्रकार की सीआई मोदी की थी। तो इन चैटों से क्या पुलिस ने आगे की कार्रवाई करना उचित नहीं समझा और किस प्रकार से इसमें एफआईआर लगा दी गई या फिर ये चीज़ें सामने नहीं आई, ये सारे घटनाक्रम अब कोर्ट में सिलसिलेवार चलेंगे और कोर्ट का क्या होगा आदेश, सबको इंतजार है इस विषय का। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मामला है हमारे आसपास के घटनाक्रमों की दृष्टि से, और राजगढ़ का सादुलपुर का सबसे बड़ा मामला पिछले 2 वर्षों 3 वर्षों में अगर देखा जाए तो यही है कि एक सीआई, एक होनेस्ट अधिकारी अपने थाने में, अपने क्वार्टर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। आखिर इस पर कितना बड़ा दबाव होगा, ये बहुत विचारणीय विषय है दोस्तों। इसके अलावा हम अन्य खबरों की ओर भी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक अनोखी पहल की, परंपरा की, जो हमारे सनातन में अब वर्तमान में जिस प्रकार की परंपराएं चल रही है। एक तो रुपया नारियल लेकर शादी करने की परंपराएं, बहुत विशुद्ध रूप से शानदार परंपराएं, और युवाओं में भी प्रेरणा का स्रोत होती है ऐसी योजनाएं। और श्याम प्रिंटिंग प्रेस के संचालक महेश शर्मा की पुत्री कार्तिका शर्मा का विवाह आज है। कल 14 फरवरी को उनकी एक बनोरी निकाली गई थी घोड़ी के ऊपर बैठाकर। ये भी एक शानदार परंपरा है बेटियों को बढ़ावा देने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को सुरक्षित रखे, बेटियों को सुरक्षा प्रदान कैसे हुई, इस चीज़ की चिंताएं अनेकों संस्थाएं भी इसको लेकर आगे आई है। सरकार भी तरह तरह की योजना इसको लेकर चलाती है। तो ऐसी शुद्ध विशुद्ध परंपराएं आनी चाहिए, होनी चाहिए, और हम सबको दिल खोल के ऐसी जो प्रथा है और कुप्रथाओं को समाप्त कर इस प्रकार की पहल का स्वागत करना चाहिए। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो शंकर भाकर, भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे जो काफ़ी चर्चा में रहे पिछले दिनों, और उसके बाद में जो चर्चा में तो वो पहले से ही थे, उसके बाद में एक प्रकरण ऐसा हुआ कि एक समाज विशेष के विरुद्ध टिप्पणी को लेकर जो है उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांग ली थी, उसका विरोध देखा गया, और उसके बाद में काफ़ी दिनों से वो बहुत कम मीडिया का केंद्र बन रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पद की कमान उनको संभाली गई है दोस्तों। उसके बाद में अगर बात करें इस प्रकार के बयानों की, तो दारा सिंह सोनी पार्षद है सीपीएम के, उनके मुख से भी जो नगर पालिका की बैठक हुई थी, पक्ष विपक्ष का वाद विवाद चल रहा था, तो उस समय वही कहावत या वही एक प्रकार से अभद्र टिप्पणी जो है उनके मुंह से भी निकली। और बात ये अलग है कि उस समय शंकर भाकर के विरुद्ध एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र भी, लोग इस प्रकार से षड्यंत्र रचने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की टिप्पणी होती है उसका बेनिफिट भी लेने का प्रयास करते हैं। शंकर भाकर ने जैसे ही ये वायरल हुई तो माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन वर्तमान में जो ये टिप्पणी दारा सिंह सोनी के मुख से हुई उसको इतना तूल नहीं दिया गया। तो दोस्तों ये एक अलग बात है, ऐसी घटनाओं को तूल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वर्ग विशेष पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कतई किसी भी वर्ग विशेष को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, और हाथों हाथ इसको लेकर जो है संज्ञान भी होना चाहिए उन समाज के लोगों के बीच में भी, और अन्य समाज के लोगों को भी इस प्रकार की एक प्रेरणा का स्रोत बनकर एक ऊपर उठकर हर चीज़ों से एक इस प्रकार का सबूत भी देना चाहिए। तो कुल मिला के हम इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे, अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं दोस्तों। भारतीय क्रिकेट आज बुलंदियों पर पहुंच गया है। ताज़ा आईसीसी रैंकिंग और रेटिंग की माने तो वर्तमान में टेस्ट रैंकिंग में भी भारत नंबर 1 बन चुका है, और 115 पॉइंट के साथ
ऑस्ट्रेलिया 126 पॉइंट थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस प्रकार से एक के बाद एक टेस्ट गंवाए, अपना प्रदर्शन लचर हुआ है उनका। उसके बाद में भारत का लगातार प्रदर्शन अच्छा चल रहा है, तो भारत को 115 पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया 111 पॉइंट तक सिमट चुका है, अर्थात 2 नंबर पर पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया और 1 नंबर पर चोटी पर पहुंचा है टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में भारत। और इससे पहले वनडे और T20 की रैंकिंग में भारत पहले ही टॉप पर था। तो पहला अवसर है विश्व रिकॉर्ड भी बनाया किसी देश के द्वारा, और भारत ने पहली बार ये उपलब्धि हासिल की है कि तीनों ही क्रिकेट के फॉर्मेट में वो नंबर 1 है विश्व की टीम। तो अब अगर बात पता है T20 में तो 114 अंक लेकर भारत नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी 112 अंक लेकर नंबर 2 पर है। और वनडे की बात करें तो भारत 267 अंक लेकर टॉप पर है, जबकि इंग्लैंड यहाँ 266 रन लेकर अंक लेकर नंबर 2 पर बनी है और भारत टॉप पर है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो तीनों ही फॉर्मेट में भारत नंबर 1 बन चुका है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे ऑस्ट्रेलिया भारत के टेस्ट मैच की, पहला नागपुर में खेला गया था, उसको भारत ने 1 पारी और कुछ रनों से जीत लिया था। अब ये दूसरा टेस्ट जो है वो 17 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला जाएगा। देखते हैं यही सीरीज भारत अपने नाम कर पाने में कामयाब होता है या तीसरे टेस्ट तक चलेगा सीरीज के निर्णय का डिसीजन, ये देखने वाली बात है। और दोस्तों, तुर्की में पिछले दिनों आए भूकंप से आज न्यूजीलैंड में भी प्राकृतिक आपदा का चलन पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है, लेकिन आज 6 पॉइंट से अधिक की तीव्रता का भूकंप न्यूजीलैंड में भी आया था। लेकिन तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था 8 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप था और लगभग 41,240 लोगों की अब तक उसमें मौत हो चुकी है। और 25-30 ऐसे देश हैं विश्व के धनाढ़ देशों में, वो देश तुर्की और सीरिया, इन देशों में अपनी मददगार टीम भेजे हुए हैं। उनमें भारत भी प्रमुख देश है। भारत ने अब तक 250 टन से अधिक की राहत सामग्री इन दोनों ही देशों में भेजी है। वहीं 250 से अधिक राहत कर्मी जो बचाव दल के सदस्य हैं, NDRF और SDRF की टीमें जो हैं वो भी भेजी हुई है। और इसके अलावा दोस्तों, बात करें अन्य खबरों की तो चुनावी साल है ये, और राजस्थान के चुनाव भी होने हैं, उसकी भी बात थोड़ी कर लेते हैं। और वर्तमान में अगर बात करें 9 राज्यों के लगभग चुनाव इसी वर्ष होने हैं और 10वां राज्य भी हो सकता है जम्मू कश्मीर। अगर सरकार चाहे तो लास्ट में दिसंबर या नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में जो चुनाव होंगे कुछ राज्यों के, उसके साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव भी करवा सकती है निर्वाचन आयोग चाहे तो, और सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो। उसके बाद अगर बात करें तो 9 राज्यों के चुनावों से 3 राज्यों के चुनाव अभी होने हैं हाल में, जिसमें मेघालय की बात करें तो परसों वोटिंग होनी है। वहाँ आज शाम को प्रचार प्रसार समाप्त हो रहा है। मेघालय में 60 सीटें हैं मेघालय में, और त्रिपुरा में और नागालैंड में भी चुनाव होने हैं, वो 27 फरवरी को इसी महीने होने वाले हैं। और तीनों ही राज्यों में 60-60 सीटें हैं, तो 31 का बहुमत का आंकड़ा है तीनों ही राज्यों में। त्रिपुरा में भाजपा पूर्ण सत्ता में थी, वहीं मेघालय में और नागालैंड में सब में अब भाजपा जोर आजमाइश कर रही है कि वहाँ वो सत्ता में आए, और अपना घोषणा पत्र भी, एजेंडा भी वो जारी कर चुके हैं। और ताबड़तोड़ धरना प्रदर्शन रैलियों का दौर वहाँ जारी है। और इन तीनों ही जो राज्यों के चुनाव है उनका रिजल्ट भी 2 मार्च को नतीजों के रूप में आपके सामने होगा। तो 2 मार्च का समय ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। चुनाव के जस्ट बाद इनके नतीजे आएंगे। और उसके बाद में कर्नाटक वो राज्य है जिनके विधानसभा का समय जो है वो मई महीने में पूरा होता है। तो संभवतः हो सकता है अकेले कर्नाटक का चुनाव मई महीने में करवा दिया जाए, और या फिर कर्नाटक का चुनाव छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना के साथ नवंबर के लास्ट में या दिसंबर महीने में इसी वर्ष करवाया जाए। तो ये कंडीशन है। लगभग इतने राज्यों के चुनाव इस वर्ष होने हैं। अगर कर्नाटक के अकेले चुनाव करवाए जाते हैं तो फिर दिसंबर महीने में इन 5 राज्यों के चुनाव
एक साथ होंगे, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के चुनाव शामिल हैं। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर भी अगर रुख करें तो राजस्थान के चुनाव की जब बात आई है तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ भादरा की भी आसपास की हम बात करेंगे और राजनीतिक विषय पर भी हम अब चर्चा जरूर करेंगे। और अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव रहता है, एक साल बीजेपी एक साल कांग्रेस, उसी प्रकार की परंपरा पिछले 20-25 सालों से बनी हुई है। क्या वो परंपरा टूटेगी? फिलहाल लगता नहीं है। जिस प्रकार के सर्वे हैं, जिस प्रकार के विशेषज्ञों के आकलन है, यहाँ भाजपा बढ़त में दिखाई दे रही है। दोनों ही पार्टियों में फूट जरूर केंद्र स्तर तक शीर्ष में बनी हुई है, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो। कांग्रेस में गहलोत बनाम सचिन पायलट है, तो यहाँ भी वसुंधरा राजे को एक प्रकार से साइड में करने की जो कवायद केंद्र द्वारा की गई थी, उसमें अब केंद्र जो है वो पोलाइट होता हुआ एक प्रकार से नरम रुख अख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले दिनों अगर देखा जाए तो कुछ केंद्र ने नरमी दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी में जो वसुंधरा राजे को साइड में करने का प्रयास था, अब वसुंधरा राजे हर पोस्टर में, हर मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति में दिखाई देने लगी है। तो क्या वसुंधरा राजे को ध्यान में रखकर ही चुनाव लड़ा जाएगा? बेशक चुनाव ना लड़ा जाए, किसी भी सीएम फेस को केंद्र में रखकर, चाहे कांग्रेस का या बीजेपी का, लेकिन एक चीज़ अब बीजेपी में तय लगने लगी है कि वसुंधरा राजे ही प्रमुख मुख्य सीएम फेस का जो चेहरा है वो राजस्थान में है। क्योंकि गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में असम का राज्यपाल बनाया गया है और प्रतिपक्ष का नेता संभवतः बनाया जा सकता है राजेंद्र राठौड़ को या फिर वसुंधरा राजे को। और अगर ऐसा होता है तो राठौड़ को अगर प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाता है तो पार्टी की कमान जो है वो भी अब सतीश पूनिया के हाथ से छीनने वाली है। उनको भी बदला जाएगा क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया, 2-3 महीने उनके ऊपर हो गए और कवायद ये चल रही है कि प्रतिपक्ष का नेता और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अब नियुक्ति करने वाले हैं। तो उसमें वसुंधरा राजे का भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। अगर वो पार्टी प्रमुख के पद पर बनी तो सारा कुछ वसुंधरा के इर्द गिर्द ही होता हुआ आपको दिखाई देगा। और क्या कोई नया चेहरा मोदी जी लेकर आते हैं जैसा कि उनकी छवि है, तो वो भी देखने वाली बात है। लेकिन लगता यही है कि भाजपा फ्रंट फुट पर खेल रही है। राजस्थान में हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस कितने विश्वास में, अभी हाल ही में बजट भी दिया गया है और उस बजट की जो घोषणाएं हैं वो कुल मिला के एक संतोषजनक बैलेंस बजट देने का प्रयास किया गया था। और हम बात करें कांग्रेस की जो वादे थे, आपको याद ही होगा राहुल गांधी का 1 से 10 गिनती गिनते हुए जो वादा किया था किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करने का, वो पूरा नहीं हुआ। जनता संभवतः ये चीज़ें नहीं भूल पाती है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर नंदीशाला खोलने का भी एक कांग्रेस का वादा था, मगर एक भी नंदीशाला अब तक 4.5 वर्ष होने को है नहीं खुली गई। और लगभग 11,341 ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान में। तो इसके अलावा अगर बात करें सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का और सबसे बड़ा जरिया कांग्रेस का बन सकता था जो रिफाइनरी की शुरुआत हुई थी 2013 में, आपको याद होगा, बहुत बड़ा दाव था कांग्रेस का। और सोनिया गांधी ने उस समय उस रिफाइनरी की जो पचपादरा में है उस रिफाइनरी का शिलान्यास भी किया था। लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये रिफाइनरी है दोस्तों। और इसका 2013 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो लगता नहीं था, क्योंकि वो भी अशोक गहलोत के कार्यकाल का अंतिम वर्ष था। तो ये भी एक सवाल उस समय था कि अंतिम वर्ष में क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है अशोक गहलोत ने, लेकिन सरकार नहीं बच पाई थी दोस्तों। उस समय वसुंधरा राजे प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी 163 सीट लेकर सरकार में आ गई थी। तो रिफाइनरी का अंतिम वर्ष में देने का उसका फायदा नहीं हुआ। और अगर आप देखें तो रिफाइनरी वसुंधरा राजे ने भी बंद नहीं की थी, उसका नाम
चेंज कर दिया गया था, उसमें कुछ नवीनीकरण किया गया था। पीएम मोदी ने भी उसका शिलान्यास किया और रुक रुक कर रह कर वो रिफाइनरी का कार्य जो है वो जारी था। और अब जब अशोक गहलोत की पुनः सरकार आई, उनकी सरकार में ये स्कीम चली थी रिफाइनरी की, जिससे राजस्थान का बहुत बड़ा भला हो सकता है। उसके बारे में भी बताएंगे, ये रिफाइनरी की स्कीम जो क्या है, कितना बड़ा राजस्थान के वासियों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस 4.5 वर्षों में भी कांग्रेस इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाई। 2022 में भी ये पूरी होनी थी, इसका लक्ष्य था, लेकिन नहीं हो पाई पूरी। तो क्या ये अब इस राज्य में भी कांग्रेस के पूरी नहीं होने वाली है रिफाइनरी? दोस्तों, इसमें 100% जो हिस्सेदारी है, उसमें 74% हिस्सेदारी जो है वो HPCL की है, अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी की। इसमें 74% हिस्सेदारी है। महज 26% हिस्सेदारी ही राजस्थान सरकार की है। और 45 एकड़ भूमि पर ये रिफाइनरी जो है राजस्थान में लगने वाली है। उसका कार्य, निर्माण कार्य चल रहा है। और हमने बताया 2013 में इसका शिलान्यास किया था सोनिया गांधी ने। उसके बाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसका शिलान्यास किया। और रिफाइनरी की सालाना जो क्षमता है वो है 90 लाख मेट्रिक टन। और इसमें तेल और गैस का प्रचुर भंडार राजस्थान में होने का एक प्रकार से मोहर लग जाएगी और बहुत फायदा बेशक राजस्थान में इसका होने वाला है। इसमें कतई कोई जो है आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अब हम बात करें राजस्थान में क्या कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है? दोस्तों, जल्दी से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा बलवान पूनिया ने विधानसभा में भादरा आसपास क्षेत्र की कितनी मांगे उठाई, सरकार की भी जमकर आलोचना की थी। आखिर सरकार की आलोचना करने का ख्याल बलवान पूनिया को अपने अंतिम इस जो दिनों में चल रहा बजट है 5वें वर्ष में, उसमें क्यों आई? इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक बलवान पूनिया सरकार की किसी स्कीम की आलोचना करते हुए आपको दिखाई क्यों नहीं दिए विधानसभा में? दोस्तों, ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं लगने लगा है बलवान पूनिया को भी कि कांग्रेस सरकार अब रिपीट नहीं हो रही है, तो उनका क्या होगा? क्या वो सरकार के बगैर इतने प्रभावशाली, इतने ताकतवर विधायक रह पाएंगे अगर जीत भी पाते हैं तो? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या वो जीत पाएंगे? क्या भादरा में जो अपना अब तक का उनका कार्यकाल रहा है, जैसा व्यवहार रहा है, जैसे वो जनप्रतिनिधि बने थे, क्या वो जनप्रतिनिधि अब वैसे ही हैं जैसे वो विधायक बने थे उससे पहले थे? कितनी तब्दीली आई है, कितने बदलाव हुए हैं? क्या वही जो उनका स्वभाव है, नेचर है, क्या वही दमखम है जो पहले था, या फिर कुछ घमंड का समावेश हुआ है, या फिर कुछ बदले की भावना से उन्होंने राजनीति की है? विकास के साथ साथ क्या वो जितने लोगों के साथ विधायक बने थे उनको जोड़कर रख पाने में कामयाब हुए हैं, या फिर उनके विरोधी खेमे की संख्या बढ़ी है? क्या वो अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा पाए हैं? दोस्तों, ये बहुत से सवाल है, आपके भी दिमाग में होंगे, सबके दिमाग में आने स्वाभाविक है, क्योंकि कारवां जब बढ़ता चलेगा तो इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं रहता है दोस्तों। क्योंकि कारवां अगर रुकता है, उसमें तब्दीली आती है, उसमें चेंजिंग आती है, उसमें अगर बहुत बड़ा आमूल चूक परिवर्तन होता है तो ऐसी बातें अवश्य भावी होती है। तो क्या होने वाला है आगे 2023 के चुनाव में? क्या संजीव बेनीवाल, बलवान पूनिया, इनका ही कुछ होने वाला है? क्या ये दोनों ही चुनाव में डटे रहने वाले हैं? क्या बजरंग साहनी जैसे नए नेता भी उभर कर सामने आएंगे? दोस्तों, ये सब कुछ डिपेंड करता है जब आचार संहिता लगेगी तब। क्योंकि अब सबसे ताकतवर है बलवान पूनिया। अगर बलवान पूनिया अपनी ताकत दिखाते हुए बहुत ज़्यादा जो विरोधी खेमा है उससे आकर्षित करके, अपनी छवि से, अपने विकास से, अपने काम से, अपने व्यवहार से अगर आकर्षित करके अपने खेमे में विपक्ष को मिलाने में, अपना कुनबा बढ़ाने में कामयाब अगर होते हैं, ऐसी कुव्वत वो रखते हैं, तो आज वो ताकतवर हैं, वो बढ़ा सकते हैं। और हम देख भी सकते हैं रोज़ाना कोई ना कोई बलवान पूनिया के पाले में जाता हुआ।
लेकिन हम बात इसलिए कर रहे हैं जो आचार संहिता है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में पावरलेस हो जाती है सरकार और उसके सारे मंत्री, उसके सारे विधायक, और फिर जनता जो है और कुछ लोग जिनके ऊपर सत्ता का दबाव या मजबूरी में जो लोग सत्ता का फायदा उठाने के लिए उस खेमे का हिस्सा बने होते हैं, वो सारे दबाव मुक्त हो जाते हैं और आचार संहिता लगते ही वो सारे के सारे छटपटा कर दौड़ पड़ते हैं उस एक घेरे से निकलने के लिए, जिस घेरे में वो पिछले 5 साल से 4.5 साल से कैद थे या कोई लाभ की स्थिति में अपने को बनाए रखे हुए थे। उन सब में किस प्रकार भगदड़ मचती है, कितने लोग जो है बलवान पुनिया के खेमे से निकलकर बाहर भागते हैं, किन के पाले में भागते हैं, या वो न्यूट्रल भागते हैं या दूसरा स्थान वो ढूंढते हैं, या फिर संजीव बेनीवाल या बलवान पुनिया का विकल्प वो ढूंढते हैं, या फिर सीधे संजीव बेनीवाल के पाले में जाते हैं, ये देखने वाली बात है। और यही वो चीज़ है जब किसी विधायक का आंकलन होता है कि क्या हमारे क्षेत्र में 2023 की जो तस्वीर होगी विधानसभा की, बैलेट पेपर जो हमारे सामने होगा, वो बलवान पुनिया और संजीव बेनीवाल के रूप में प्रमुख 2 कैंडिडेट के रूप में रहेगा, या फिर बलवान पुनिया इतने कमज़ोर हो चुके होंगे कि तीसरे नंबर पर कोई कांग्रेस की टिकट का नुमाइंदा बहुत बड़े कद के साथ क्या भाजपा कांग्रेस की टक्कर बनाने में कामयाब रहेगा, या फिर संजीव बेनीवाल जो सेन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्या उनका सिलसिला रुकेगा, क्या उनके मार्ग में कोई रुकावट आएगी, क्या वो चारों खाने चित होंगे, वो धराशायी होंगे, वो दौड़ से 2 नंबर पर या 3 नंबर पर खिसक सकते हैं। दोस्तों ये सारे जो एक प्रकार से फैक्टर लिए हुए पूरी परिस्थितियां होती है, उसके ऊपर हमारी भी नज़रें बनी रहेगी। हम भी बार बार आपको इस प्रकार की समीक्षाएं दिखाते रहेंगे, करते रहेंगे। और अब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस सरकार की, तो मैं जल्दी से आपको बताऊं, कर्मचारी ज़बरदस्त नाराज़गी है कर्मचारियों में। एक प्रकार से कांग्रेस के 17 दिसंबर को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ का धरना और 82 घटक दल, आपको याद होगा 15 सूत्री मांगे, वेतन विसंगति आदि आदि अनेकों मांगे। राजस्थान की 105 जेलों के 4000 जेल कर्मी हड़ताल पर, आपने देखा होगा पिछले दिनों न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जो कि हड़ताल पर था, वो भी आपने देखा होगा। विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की राज्यव्यापी हड़ताल आपने देखी होगी। सफाई कर्मचारी संघ जयपुर में किस प्रकार डेरा डाले थे आपने देखा होगा। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघ जिनकी 11 सूत्री मांगे थी, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से वो भी 31 जनवरी को व्यापक प्रदर्शन किया था उन्होंने राजस्थान। इसके अलावा बात करें अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ हो, वन विभाग के कर्मचारी हो, पिछले दिनों यहाँ भी हड़ताल पर बैठे थे। 59 कर्मचारी संगठनों को सरकार इस बजट में क्या राहत दे पाई। जो बजट अभी अशोक गहलोत का आया था दोस्तों, कर्मचारियों को संतुष्ट पूर्ण रूप से नहीं कर पाई है सरकार, और अभी भी कर्मचारियों का विद्रोह और एक प्रकार से सड़कों पर उतरकर आंदोलन का, प्रदर्शन का सिलसिला है वो जारी है। तो क्या इस प्रकार से, और क्या 100 करोड़ का बजट तो बलवान पुनिया के लिए बड़ी उम्मीद बन सकता है। सिंचाई से वंचित जो 30 गांव है उनकी जो योजना बनी है, और दोस्तों भादरा नोर के अलावा तारनगर का भी कालवा सहित 2 गांव थे, क्या इनके लिए कोई बहुत बड़ी आशा की खबरें आने वाली है। 16,226 हेक्टेयर भूमि है दोस्तों जो सिंचाई से वंचित है। इन 30 गांवों की 16,226 हेक्टेयर भूमि है। तो क्या इन सब में ये रकबा जो है कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल से सिंचित हो सकता है, इसकी संभावनाएं बताई गई है। ये बहुत बड़ी बात है और 10 से 18 मीटर ऊंचाई का बताया जा रहा है ये एरिया। और दोस्तों सुरेश चौधरी के समय भी इसका एक सर्वे हुआ था। सुरेश चौधरी भी विधानसभा के अंदर और बाहर धरने पर बैठे थे इसी विषय को लेकर, और बलवान पुनिया ने भी अपना लगभग 4 वर्ष का समय निकाल दिया है, लेकिन अब तक कोई बहुत बड़ी उपलब्धि वो इस क्षेत्र में हासिल नहीं कर पाए हैं। बेशक 100 करोड़ का बजट वो अशोक गहलोत के द्वारा पास करवाने में कामयाब रहे, लेकिन वो अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ, क्योंकि
क्योंकि राजगढ़ बादरा सड़क मार्ग की बात करें 134 करोड़ का, पहले 26 करोड़ का था बजट जो पास हुआ, कहाँ है रोड। तो दोस्तों इस प्रकार की योजनाएं आती है चली जाती है, ये इन्हीं को कहते हैं लोक लुभावनी योजना। तो क्या इन योजनाओं के दम पर जो पंचपादरा की रिफाइनरी का हमने 2013 का जिक्र किया, क्या सरकार राजस्थान की अशोक गहलोत की उसी पद चिन्हों पर चल रही है जो 2013 के अपने अंतिम वर्ष में चल रही थी? ये देखने वाली बात है और आगे भी हम समीक्षा करते रहेंगे। लेकिन जल्दी से अब आपको मैं मंडियों के भाव मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों दे देता हूं। और अब सरसा मंडी से शुरुआत करते हैं। नरमा दोस्तों 8300 रुपये, कपास के भाव 9600 रुपये और गेहूं के भाव 2330 रुपये। नौर में गेहूं 2410 रुपये, सरसों 5675, बाजरी के भाव 2175, मूंगफली के भाव 6871, ग्वार के भाव 5605 रुपये और चना 4820 रुपये, रंडी के भाव 6691, मोट के भाव 6500 रुपये। आदमपुर मंडी में ग्वार दोस्तों 5690 और नरमा 8464, सरसों के भाव 5641। एलनाबाद मंडी में ग्वार 5580, गेहूं के भाव 2300 और रंडी के भाव 6450 रुपये, जबकि नरमा 8253, सरसों 5660 रुपये प्रति कुंटल। और आज सिंगल डे 15 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। एकांकीपन, अकेला और यार मित्रों से एक प्रकार से अलग, परिवार से अलग दूर जीवन बिताने वाले, एक एकांकी, अकेलेपन, अलगाव का जो शिकार हो चुके हैं उनके लिए अनेकों कार्यक्रम आज के दिन चलाए जाते हैं। और 14 जनवरी जो कि अब आपने देखा होगा वैलेंटाइन डे था, उसके एक दिन बाद ये दिवस भी मनाया जाता है। डिप्रेशन से निकालने के लिए इसमें अनेकों कार्यक्रम किए जाते हैं। 2017 को इसरो ने आज ही के दिन इतिहास रचा था। आपको याद होगा 104 उपग्रह विश्व रिकॉर्ड बनाया था और जो अंतरिक्ष की कक्षा उसमें स्थापित किए थे। तो इसके अलावा महान उर्दू कवि मिर्जा गालिब का निधन 1869 में आज ही के दिन हुआ था। और संस्कृत के प्रकांड विद्वान राधा वल्लभ त्रिपाठी का भी आज के दिन निधन 1949 में हुआ था दोस्तों। और मौसम का मिजाज बताए तो 26 से 30 डिग्री टेम्परेचर आज के दिन रहा और 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवा चली। बादल नहीं थे और रात्रि को भी नहीं होंगे। कल 16 फरवरी को 16 से 24 दिन में 27 से 31 डिग्री टेम्परेचर, अर्थात 30 से भी 1 डिग्री ऊपर तक जाने वाला है। 23 से 28 डिग्री देर शाम को भी रहने वाला है। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और 20 से 30-50% तक बादल आसमान में छाए रहेंगे दिन भर शाम को। तो ये रहेगा मौसम का मिजाज। और आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।